ताज होटल के आलीशान कमरे में बैठकर आकाश मित्तल एक लड़की से बात कर रहा था। वैसे प्लान तो तुम्हारा ठीक है, लेकिन मैंने पहले ही कहा था कि अर्जुन राठौर को फंसाना इतना आसान नहीं है, आकाश ने कहा। लड़के गुस्से में दांत पिसते बोले, मेरे जख्म पर नमक छिड़कने की जरूरत नहीं है। और जो तुम काम करने गए थे ना, क्या उसका कोई नतीजा निकला? उस लड़की ने तुम्हारे लिए अब तक कोई खबर दी? आकाश मित्तल हंसते बोला, अरे बड़ी बहना, मैं उसे इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा। वैसे मेरे मोहरे अलग है। सबसे पहले मैं उसे उसकी करीबियों को दूर करूंगा। वो ठंडी आवाज में बोला, अभी तो मैंने शतरंज की विरासत बिछाई, खेलना तो अभी बाकी है। वह लड़की और कोई नहीं, आकाश की बड़ी बहन रागनी मित्तल थी। रागनी ने वाइन के एक घूंट लेते हुए तंज कसा, ऐसा ना हो कि तुम शतरंज की विरासतें बिछाते रह जाओ और बाजी कोई और मार ले जाए। आकाश मित्तल एकदम गंभीर होकर बोला, ऐसा कभी नहीं होगा। पहले मैं उसके दोस्तों से उसे अलग करूंगा। और फिर वह आंखें सिकोड़ कर बोला, उस कोहिनूर के हीरो को उससे छीन लूंगा जिसे उसने अपने घर में छुपा रखा है। वो खूबसूरत वाला जिसे उसने अपनी बीवी बनाकर घर में कैद किया है, उसे तो मैं सरेआम अपनाऊंगा, तभी मेरा बदला पूरा होगा। वो उस अर्जुन राठौर से, रागनी उसकी बात पे मुस्कुरा कर बोली, वो तुम्हें उसकी बीवी चाहिए, उससे जो मर्जी करना, लेकिन मुझे सिर्फ अर्जुन चाहिए, हर कीमत पे, आज नहीं तो कल वो मेरा होगा। आकाश मित्तल सोफे पे फैलाकर लेट गया और आंखें बंद करते हुए बोला, राजस्थान के होने वाले हुकुम सा वो विरासत की जंग है और इससे सब कुछ जायज है। अब तक तो सिर्फ विरासत की लड़ाई चल रही थी, लेकिन अब आकाश अचानक आंखें खोलकर सीधा बैठ गया। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई। उसने शैतानी मुस्कान के साथ कहा, अब इस कहानी का कोहरा मचेगा, बहुत जल्द मैं उसे अपने कदमों में गिराऊंगा। राठौर में से अर्जुन अपने कमरे में ही शुभांगी को आवाज दे रहा था, जान जान जान। शुभांगी हड़बड़ाकर कमरे में आई तो उसने देखा कि अर्जुन सिर पकड़ जान जान कहकर चिल्ला रहा था। अर्जुन को इस हालत में देखकर शुभांगी घबरा गई और उसके पास आकर बोली, जी क्या हुआ, आप ठीक है क्या, आपके सिर में दर्द हो रहा है? अर्जुन ने शुभांगी की आवाज सुनकर एकदम ऊपर देखा और उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी गोद में बिठा लिया। अर्जुन की यह सब इतनी जल्दी किया कि शुभांगी को उसे रोकने का मौका तक नहीं मिला। और शुभांगी गर्दन में अपना चेहरा रगड़ते हुए मधोसी भरी आवाज में बोला, आई एम सॉरी जान, मैं जानता हूँ कि रात को मैंने तुम्हें बहुत परेशान किया, बहुत दर्द दिया। अर्जुन ने मन ही मन सोचा, लेकिन जिसकी वजह से मैंने तुम्हें इतनी तकलीफ दी है ना, उसे मैं नहीं छोड़ूंगा। उसे अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर डाली। अर्जुन राठौर से पंगा लेकर शुभांगी को कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप उसकी गोद में बैठी रही। अर्जुन ने शुभांगी का चेहरा अपनी हथेली में लिया और उसकी आंखों में देखते हुए बोला, क्या हुआ जान, तुम ठीक हो ना? अभी भी बहुत दर्द हो रहा है तुम्हें? शुभांगी ने अपनी नजर झुका ली और मासूमियत से पूछा, आपको कल रात क्या हो गया था? अर्जुन ने शुभांगी के चेहरा ऊपर किया और बोला, कुछ नहीं, लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूँ आगे से तुम्हें कभी ऐसा दर्द नहीं दूंगा। फिर अर्जुन ने सिर हिलाते हुए कहा, जान मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा है, क्या मुझे एक ब्लैक कॉफी मिलेगी? शुभांगी ने मुस्कुरा कर कहा, जी हाँ, हम अभी लेकर आते हैं। और नीचे चली गई। शुभांगी ने किचन में जाकर अर्जुन के लिए कॉफी बनाई और एक नौकर के हाथों से भिजवा दी। फिर वह डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ गई जहाँ सभी लोग नाश्ता कर रहे थे। तभी बड़ी दादी गुस्से में बोली, बहू तुम्हें इतनी भी अक्ल नहीं है, यहाँ तुम्हारे ससुर है, दादा ससुर है, उसके सामने तुम ऐसे घूम रही हो? तुम्हें शर्म नहीं आती कि ससुर के सामने सर पे पल्ला रखा जाता है? कुछ संस्कार तो होने चाहिए। यह सुनते ही शुभांगी ने जल्दी से अपने सर पे पल्ला रख लिया और नजर झुका ली। सभी लोगों को बड़ी दादी का ऐसा व्यवहार अच्छा नहीं लगा, लेकिन उनकी इज्जत के कारण कोई कुछ नहीं हुआ। तभी वहां मयंक आके उसने अपनी तोतली आवाज में कहा, यह मेरी वाइफ है, आप इससे ऐसे बात नहीं कर सकती, आप इन्हें क्यों डांट रही हैं? मयंक ने शुभांगी का हाथ पकड़ा, उसे एक कुर्सी पर बिठा दिया और खुद भी उसके पास बैठ गया। फिर उसने मासूमी से कहा, बीबी आज तो मुझे अपने हाथों से खाना खिलाओगी जैसे मम्मी पापा को खिलाती है? मैं की बातें सुनकर सभी लोग हंस पड़े, लेकिन दीपक और लक्ष्मी शर्म के मारे नजर झुका रहे। दीपक ने गुस्से में मैं को घूरकर देखा। शुभांगी ने मुस्कुराकर मयंक को अपने हाथों से खाना खिलाया। मयंक ने एक ही चम्मच शुभांगी को खिलाया था, जिससे शुभांगी के ओठों पर खाना लग गया। मयंक ने अचानक शुभांगी के ओठों पर अपने होठ रख दिया और उसकी जीभ से खाना चाट लिया। तभी इस रेखरोबदार आवाज गूंजी, क्या हो रहा है यहाँ? सभी की आवाज की दिशा को देखा। अर्जुन गुस्से में लाल आंखें से मयंक को घूर रहा था। वह गुस्से में आया, शुभांगी का हाथ पकड़कर खड़ा किया और मयंक को घूरते हुए बोला, ये कौन है बच्चा? दीपक घबरा कर बोला, वो भाई माफ कर दीजिए, बच्चा है, गलती होगी। अर्जुन गुस्से में दीपक का गला पकड़ते हुए बोला, बच्चा है तो उसे उसकी हद में रखो। दीपक डर कर कांपने लगा। मयंक ने मासूमियत से कहा, लेकिन वो मेरी बीबी है। यह सुनते अर्जुन का गुस्सा और बढ़ गया। वो गुर्राते हुए बोला, वो मेरी बीबी है, तुम्हारी नहीं, उसे छूने का हक सिर्फ मुझे है। शुभांगी अर्जुन का हाथ पकड़कर बोले, बच्चा है, डर जाएंगे, आप ऐसे बातें क्यों कर रहे हैं? शुभांगी का हाथ पकड़ने से अर्जुन थोड़ा शांत हुआ, लेकिन उसने गुस्से में अटे अभी भी उसकी आंखों में दिख रही थी। लेकिन तभी अर्जुन की नजर शुभांगी के होठों पे गई तो उसका गुस्सा और बढ़ गया। अर्जुन ने गुस्से में शुभांगी का हाथ पकड़ा, उसे अपने कमरे में ले जाने लगा। अर्जुन शुभांगी के कमरे में लाकर सीधा बाथरूम में ले गया और उसे अपने हाथों से पानी लेकर शुभांगी के ओठों को रगड़कर साफ करने लगा। लेकिन जब उसका मन नहीं भरा तो उसका गुस्सा शांत नहीं होता। अर्जुन ने शुभांगी के ओठों पर अपने ओठ रख दिया और उसे रोटरी किस करने लगा।
अर्जुन शुभांगी को बहुत जोर से स्मुच करने लगा और बेहद रुखाई से उसे चूम रहा था। शुभांगी अपनी उसकी बाहों में कसमस आने लगी। उसे अपनी बाहों में अर्जुन के सीने पर रखकर उसे दूर करने की कोशिश, लेकिन इसकी ये हरकत पर अर्जुन और भड़का। करीब 20 मिनट तक अर्जुन शुभांगी को किस किया। जब शुभांगी को सांस लेने में तकलीफ होने तब जाकर अर्जुन ने उसे छोड़ा। अर्जुन ने अपना माथा शुभांगी के माथे से जोड़ते हुए गुस्से में कहा, तुम्हारे इन ओठों पर सिर्फ मेरी छुअन का एहसास होना चाहिए। तुम सिर्फ मेरी हो, तुम्हारे जिस्म पर, तुम्हारी रूह पर सिर्फ मेरा हक है, और अगर किसी ने भी तुम्हारे करीब आने की कोशिश की तो मैं उसे इस दुनिया से मिटा दूंगा, चाहे वो एक 5 साल का बच्चा हो क्यों ना हो। अर्जुन की बात सुनकर शुभांगी हैरानी से उसकी आंखों में देखा। अर्जुन की आंखों में शुभांगी के लिए एक अलग ही तरफ और जुनून नजर आ रहा था। शुभांगी ने मन में सोचा, ये इनका कैसा जुनून है कि इन्हें 5 साल के बच्चे से भी जलन हो रही है। अर्जुन और शुभांगी एक दूसरे में खोए थे। तभी अर्जुन का फोन बज उठा। अर्जुन अचानक अपने होश में आया और फोन उठाकर बात कर रहे हैं। जैसे उसने सामने वाले की आवाज सुनी, उसका गुस्सा और भड़क गया। फोन पर बात करते हुए अर्जुन कमरे से बाहर निकला और सोफे पर रखा अपना कोट उठाया और फोन पर बात करते हुए बाहर जाने लगा। शुभांगी ने अर्जुन को जाते देखा तो वो उसके पीछे गई और बोली, कहाँ जा रहे हैं आप? कम से कम नाश्ता तो कर लीजिए। शुभांगी की आवाज सुनकर अर्जुन रुका। उसने पीछे मुड़कर गुस्से में उंगली दिखाते हुए, नाश्ता ऑफिस में कर लूंगा, लेकिन तुम मेरी एक बात याद रखना, उस बच्चे से दूर रहना, समझी? वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इतना कहकर अर्जुन तेजी से निकल गया। उसकी गाड़ियां का काफिला सड़क पर दौड़ने लगी। तभी अर्जुन के सामने वाली गाड़ी का टायर पर किसी ने गोली चला दी, जिससे गाड़ी का बैलेंस बिगड़ा और सामने एक पेड़ से टकरा गए। यह देखकर अर्जुन की गाड़ी का ड्राइवर और पीछे वाली गाड़ी का ड्राइवर तुरंत ब्रेक लगा दिया। अर्जुन के सामने देखा तो वहां आकाश मित्तल खड़ा था। आकाश को देख अर्जुन के चेहरे पे एक शैतानी मुस्कान आ गई। अर्जुन गाड़ी से बाहर निकला तो उसने देखा आकाश मित्तल हाथ में बंदूक लिए उसके सामने खड़ा था। अर्जुन ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, क्या बात है आकाश मित्तल, तुम सामने से हमला करने की हिम्मत कहाँ से आ गई? तुम तो हमेशा पीठ पीछे ही वार किया करते थे, इतनी हिम्मत किसने दी तुम्हें? फिर अर्जुन ने अपनी शैतानी मुस्कान के साथ तंज कसते हुए कहा, वैसे तुम्हारी बहन का भी कल अच्छा ट्रल था मुझे ड्रग्स देने का, लेकिन क्या है ना, मुझे तुम्हारी बहन से ज्यादा मजा अपनी बीवी के साथ आता है। इसके बाद अर्जुन ने ठिठोली भरे लफ्ज में कहा, और हाँ, अपनी बहन से कहना अगर अपने जिस्म में इतनी ही आग लगी है ना तो मेरे पास बहुत से लोग हैं जो उसकी बॉडी को अच्छे से ठंडा कर सकते हैं। अपनी बहन के बारे में ऐसी घिनौनी बातें सुनकर आकाश मित्तल को गुस्से में दहाड़ उठा। अर्जुन अपने हद में रहकर बात कर, तू जानता भी है तू किसके बारे में बात कर रहा है? अर्जुन की यह बात सुनकर अर्जुन को भी गुस्से में दहाड़। आकाश मित्तल, आवाज नीचे, क्योंकि अर्जुन राठौर से तुम लोग जैसे ऊंची आवाज में बात कर सकते, इतनी औकात नहीं। आकाश गुस्से में अर्जुन को घूरते हुए, लगता है मौत सामने खड़ी है, तभी तुम्हारा दिमाग संतुलन हिल गया। अर्जुन हंसते हुए बोला, यह जो विरासत की जंग है ना, उसके लिए तेरा बाप ज्यादा ठीक था। तू अपने बाप को भेज और तू पतली गली से निकल, क्योंकि तू अभी बच्चा है। आकाश गुस्से में चलते हुए बोला, अर्जुन राठौर, अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगा कौन गधा है और कौन नहीं, और कौन इस विरासत के जंग के लिए बच्चा है और कौन उसका बाप। तभी आकाश का फोन बजा। उसने फोन की स्क्रिप्ट देखी, लेकिन फोन नहीं उठाया। वह गुस्से में अर्जुन को घुरा रहा था। अर्जुन अपने डेविल मुस्कान के साथ बोला, फोन उठा ले आकाश मित्तल, क्या पता ऐसा भी हो सकता है कि जिस जहाज को रुकवाने के लिए तुम अर्जुन राठौर के सामने आकर खड़े हो गए वो उसी के बारे में बताना चाहता हो। अर्जुन के मुंह से जहाज की बात सुनकर आकाश के पैरों तले जमीन खिसक गई। फोन फिर से बजा। इस बार आकाश ने फोन उठा लिया। सामने वाले की बात सुनते उसके चेहरे पर गुस्से के भाव और गहरे होते चले गए। गुस्से में अपने फोन कट किया और झटके में अपने फोन को जमीन पर फेंक दिया। फिर अर्जुन की तरफ गुस्से में चिल्लाकर बोला, आकाश मित्तल ने भी कभी हारना नहीं सीखा। अर्जुन राठौर, आज जो तुमने मेरे साथ किया ना, उसका बदला मैं तुमसे जरूर लूंगा। जितने आदमी मेरे मारे गए हैं ना, उसे कहीं गुना ज्यादा तुम्हारे आदमी को मारूंगा। अर्जुन भी अपनी रौबदार आवाज में बोला। तो आकाश मित्तल, समझ में आ गया ना कौन किसका बाप है? अगली बार अर्जुन राठौर का रास्ता काटने से पहले 100 बार सोचना, और हाँ, इस बार अपने बाप से कह देना कि पीठ पीछे कुत्तों की तरह बार करना छोड़ दे। हिम्मत है तो सामने से बार करे। फिर अर्जुन अपनी गाड़ी की ओर बढ़ा, लेकिन तभी वहां रुका और आकाश की तरफ देखकर बोला, अपनी बहन को बचा सकते हो तो बचा लो, इस बार तुम्हारी बहन को बहुत बड़ी गलती की है। अर्जुन राठौर से पंगा लेकर उसे क्या लगा कि वो मुझे ड्रग्स देगी और मुझे पता नहीं चलेगा? अर्जुन ने तीखी स्वर में कहा। अर्जुन राठौर को वैसे भी पीठ पीछे वार करने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं थे, और तुम्हारी बहन ने तो बहुत बड़ी गलती की। इतना बोलकर अर्जुन अपने ब्लैक शैडो सूरज की रोशनी से बचने के लिए लगाए गए काले चश्मे को पहना और अपनी गाड़ी में बैठकर वहां से निकल गया। आकाश मित्तल बस अर्जुन की गाड़ी को जाते हुए देखता रह गया और गुस्से में अपनी गाड़ी के बोनट पर एक जोर से मुक्का मार दिया। दूसरी तरफ एक अनाथ आश्रम में एक कमरे में एक लड़की अपने सिर को दुपट्टे से छुपाकर बस रोई जा रही थी। तभी उसका फोन बजा। फोन देखते लड़की के हाथ पैर डर के मारे कांपने लगे। उसने डरते डरते फोन उठा और कान पे लगाकर बोला, हेलो। दूसरी तरफ से एक आदमी गुस्से की चीख, तुमने मेरा काम अब तक किया या नहीं? अभी तक तुम बस अपने कमरे में बैठकर रो रही हो। एक बात ध्यान से सुन लो, अगर तुमने मेरा कहा नहीं माना ना तो मैं तुम्हारे अनाथ आश्रम में आग लगा दूंगी। लड़की डरते हुए और रोते रोते बोले, नहीं आकाश,
सर आप ऐसा कुछ नहीं करिए, जैसा आपने कहा ना मैं वैसा ही करूँगा, आप चिंता मत कीजिए, आप जो कहेंगे मैं वही करूँगी, लेकिन मेरे अनाथ आश्रम में कुछ मत कीजिएगा। लड़की की बात सुनकर आकाश ने फोन कट किया। जी हाँ, फोन पे बात करने वाला कोई और नहीं बल्कि आकाश मित्तल था, और जो लड़की रो रही थी वो कोई और नहीं बल्कि नैना थी। लड़की ने अपना फोन साइड में रखा और अपना सिर बेड के कांच पर टिका दी। वह रोते हुए अपने मन में सोचने लगे, यह मेरी माँ की आखिरी निशानी है और मैं इस अनाथ आश्रम को कुछ नहीं होने दूंगी। मैं अपनी माँ की आखिरी निशानी को बचाने के लिए चाहे किसी भी का दिल ही क्यों न तोड़ना पड़े, चाहे किसी के साथ ही क्यों न छोड़ूं, लेकिन मैं अपनी माँ की आखिरी निशानी को बचा कर ही रहूंगी। फिर नैना अपने आंसू पोछी और खुद को मजबूत किया। उसने बेड पे रखा अपना दुपट्टा उठाया और टैक्सी लेकर हर्ष के ऑफिस के लिए निकल पड़ी। हर्ष अपने केबिन में बैठकर किसी से बात कर रहा था, तभी किसी ने केबिन का दरवाजा दस्तक दी। हर्ष ने सिर उठाकर देखा तो सामने नैना खड़ी थी। नैना को देखकर हर्ष हल्का सा मुस्कुराया और उसे अंदर आने का इशारा किया। हर्ष ने सामने दो लोग बैठे थे जो उससे बात कर रहे थे। हर्ष ने उन दोनों लोगों से कहा, सॉरी गाइस प्लीज एक्सक्यूज मी, अभी मैं थोड़ी बिजी हूँ तो हमारी मीटिंग बाद में कंटिन्यू करें, आप जा सकते हैं। चूंकि नैना के एमबीबीएस कर रही थी इसी वजह से उनकी और हर्ष की काफी अच्छी दोस्ती भी हो गई थी। नैना सर मैं आपसे मिलने आई थी, कल जो कुछ हुआ था आपने मेरी मदद की उसके लिए मैं आपको ठीक से थैंक यू भी नहीं बोल पाई थी, इसलिए मैं बस आपको थैंक यू कहने आई थी। फिर नैना ने अपना सिर झुका लिया और आगे बोली, अगर कल आप मुझे बचाने नहीं आते तो पता नहीं आकाश मित्तल मेरे साथ क्या करता। आकाश मित्तल से तो कोई पंगा नहीं लेना चाहता, आखिर वह शहर के जानी मानी हस्ती और एक नेता का बेटा है, और आपने मेरे लिए शहर में इतने बड़े इंसान से दुश्मनी मोल ली। मैं इसके लिए माफी चाहती हूँ, आपने जो भी कुछ किया मेरे लिए इसलिए आपके तहे दिल से शुक्रिया, आपका यह एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। हर्ष बहुत ही कैजुअल बोला, इसमें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, न ही मैंने तुम्हारी वजह से कोई दुश्मनी मोली और न ही तुम्हें शुक्रिया कहने की जरूरत है, क्योंकि अगर तुम्हारी जगह कोई और भी लड़की होती ना तो मैं उसकी भी मदद करती। फिर हर्ष ने 2 सेकंड का गैप लिया और मुस्कुराते हुए नैना से बोला, मैंने तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स चेक किए, तुम काफी ब्रिलियंट स्टूडेंट हो, तुमने पूरी पढ़ाई अपनी स्कॉलरशिप पे की है, वेरी गुड, और अब तुम इंटर्नशिप के लिए हमारे हॉस्पिटल में ज्वाइन करना चाहती हो। नैना के मुस्कुराते हुए जवाब है, जी सर, आप पूरे एशिया के बेस्ट न्यूरो सर्जन हैं, तो आपके साथ काम करना तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। इंडियन की बेस्ट न्यूरो सर्जन के साथ काम करना कोई मामूली बात नहीं है। नैना अपने मन में सोचती है, वैसे तो मैं हमेशा से यही चाहती थी कि मैं आपके अंडर ही अपनी इंटर्नशिप पूरी करी, क्योंकि आप मेरे आइडियल रहे हैं शुरू से, लेकिन हालात मुझे ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दे कि यह मैंने कभी नहीं सोचा था। जिस इंसान को मैं अपना आदर्श मानती हूँ मुझे उस इंसान को धोखा देना होगा, यह मैंने कभी अपने सपने में भी नहीं सोचा था। हर्ष फ्रेंडली बोलता है, आपके डॉक्यूमेंट्स के आधार पर हम आपको अपने हॉस्पिटल में हायर कर रहे हैं, लेकिन आपकी बेस्ट परफॉर्मेंस से आपको मेरे साथ आगे काम करने का मौका दिलाएगी। जब तक आप अपना बेस्ट नहीं देंगे तब तक आप मेरे साथ काम नहीं कर पाएंगे, इसलिए अपनी ड्यूटी में कोई लापरवाही मत करना और बहुत जल्द ही तुम अब मुझे ज्वाइन करोगे। नैना ने मुस्कुरा कर गर्दी हाँ में हिलाती। फिर नैना खड़ी हुई और अपना हाथ आगे बढ़ाकर बोली, ठीक है सर, मैं अब मैं चलती हूँ, मैं कल से ही हॉस्पिटल ज्वाइन करूंगी। हर्ष ने मुस्कुराते हुए नैना का हाथ मिलाया। फिर नैना वहां से चली गई और हर्ष उसे तब तक देखता रहा जब तक कि वो उसकी आंखों के सामने से गायब नहीं हो गई। फिर हर्ष अपनी चेयर पर बैठ गया और अपने दिल पे हाथ रखकर आंखें बंद करके मन ही मन बोला, इस नैना को देखकर मुझे क्या हो जाता है, क्यों मैं उसकी तरफ खींचा जा रहा हूँ, क्यों उसका आना मुझे इतना अच्छा लगता है कि मैंने अपने इम्पोर्टेंट मीटिंग को भी बीच में रोक दिया, और क्यों उसका जाना मुझे अच्छा नहीं लग रहा, और क्यों मैं कल उसके हॉस्पिटल ज्वाइन करने के लिए इतना खुश हूँ। आखिर मुझे हो क्या रहा है।